जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक टू खुंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग 21 अप्रैल 2023 आर्मी जीडी के फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस देखेंगे कि किस तरीके का पेपर हमारे एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पेपर एकदम मॉडरेट आ रहा है, ना कठिन और ना ही सरल। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है सही तरीके से तो उनके लिए तो चीजें सरल हैं, बेहद सरल हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस रूबरू देखने को मिल रहे हैं जो अभी मैंने कल ही क्वेश्चंस आपको कराए थे कि भाई बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है ना, अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी होती हैं, अम्ल और क्षार पर लगातार आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये कुछ टॉपिक हैं जहां से आपके क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। और अच्छा, तो आई थिंक आप लोगों का पेपर सही हो रहा होगा, इस तरीके की उम्मीद करते हैं। वैसे बच्चों के कॉल आते हैं तो वो तो बताते हैं कि भाई सर मेरा पेपर सही हो रहा है ना। तो अच्छे से पढ़ के जाइए, नोट्स को कई बार रिवाइज करके जाइए, आपको वहीं से चीजें देखने को मिलेंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा जो आज पूछा गया था। ये क्वेश्चंस बच्चों ने मैसेज किए हुए हैं कि इस तरीके से सर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसी का हम एक रिव्यू करते हैं, उन्हीं से संबंधित चीजें हम और आपको बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा अम्ल दही में उपस्थित होता है? विच एसिड प्रेजेंट इन मिल्क? हमारे जो मिल्क जो कर्ड होता है, दही, कर्ड में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कर्ड में आपका दही, जो दही होता है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये क्वेश्चंस मैंने आपको पहले ही करा रखा है कि इस तरीके का अगर क्वेश्चंस आता है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो आपका आंसर आएगा लैक्टिक। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और कौन कौन से क्वेश्चन इस पर पूछे जा सकते हैं, बन सकते हैं? ठीक है, इसका आंसर तो होगा जिन बच्चों ने लैक्टिक एसिड लगाया है, लैक्टिक एसिड, उनका करेक्ट आंसर है, एकदम सही आंसर है लैक्टिक एसिड। ओके, ठीक है। इसके बाद में मिल्क से और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके दूध से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मिल्क को दही में, यानी कि मिल्क को, दूध को दही में कौन परिवर्तित करता है? तो एक जीवाणु है। कौन सा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। एक जीवाणु है, बैक्टीरिया है, जिसका नाम है भाई लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, बैसिलस, लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, एक जीवाणु होता है जो दूध को दही में परिवर्तित करता है। दैट इज कॉल्ड लैक्टोबैसिलस। लैक्टो सॉरी लैक्टोबैसिलस, ये लैक्टोबैसिलस, बैसिलस, लैक्टोबैसिलस, ये बैक्टीरिया है। फिर अगर आप पूछा जाए कि दूध की शुद्धता किससे मापते हैं, प्यूरिटी किससे मेजर करते हैं? शुद्धता, शुद्धता यानी इसकी प्यूरिटी जो होती है वो किससे मेजर करते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं, ये है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम दूध की शुद्धता मेजर करते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि दूध में कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो आंसर आएगा कि विटामिन जो ए होती है वो दूध में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। प्रचुर मात्रा का मतलब सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होती है। फिर अगर आपसे पूछा जाता है कि जो हमारा ठीक है, इसमें प्रचुर मात्रा में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? विच विटामिन एब्सेंट, यानी कि विटामिन सी जो होती है ये मिल्क में एब्सेंट होती है, मिल्क में नहीं पाई जाती है। विटामिन सी एब्सेंट इन द मिल्क, मिल्क में विटामिन सी नहीं पाई जाती है। ठीक है, एसिड से कई बार मैं क्वेश्चन बता रहा हूं कि एसिड से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एसिड जो अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को किसमें? लाल में परिवर्तित कर देते हैं। लाल, लाल नहीं लाल, लाल मतलब रेड में, किसमें? रेड में परिवर्तित कर देते हैं। ये लाल में इसको परिवर्तित कर देंगे, रेड में परिवर्तित कर देते हैं। उसके बाद में पूछा जाता है कि जो अम्ल होते हैं, अम्ल कैसे होते हैं भाई? स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, सॉर इन टेस्ट, स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरी चीज, ये दो प्रकार से, एक तो एडिबल एसिड होते हैं, एक होते हैं मिनरल एसिड। मिनरल एसिड का मतलब खनिज अम्ल, जैसे H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, मैं लिख देता हूं। दो प्रकार के अम्ल होते हैं। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। जो अम्ल है ना, अम्लों को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं हम। कैसे कैसे? ये सब चीजें आप पढ़ के जाइएगा। अम्ल को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारे खनिज अम्ल होते हैं, जो खनिज अम्ल होते हैं उनको हम कहते हैं मिनरल एसिड। क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड बोलते हैं।
इनको विनल एसिड कहते हैं। और दूसरे हमारे होते हैं जो खाने वाले होते हैं, यानी कि हम इनको, ये मिनरल्स एसिड जो होते हैं ना, इनका हम उपयोग, ये हमको खा नहीं सकते, ज्यादातर लेबोरेटरी में यूज करते हैं, जैसे कि H2SO4, ठीक है, HCl, HNO3, कौन कौन से, एक तो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, क्लोरिक एसिड होता है, तीसरा नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। ये नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ना बेटा, ये दोस्तों हमारे पेट में पाया जाता है, हमारे अमाशय में पाया जाता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोस्तों हमारे अमाशय में पाया जाता है, हमारे पेट में पाया जाता है, और हमारे पेट के अंदर ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। कैसा एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है हमारे पेट के अंदर। दूसरे होते हैं खाने वाले, यानी कि जो हम खा सकते हैं, इनको हम कमजोर अम्ल या दुर्बल अम्ल कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहा जाता है। इनको हम नेचुरल या प्राकृतिक अम्ल भी कहते हैं, प्राकृतिक अम्ल कहते हैं, नेचुरल एसिड कहते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं, ये आपके जैसे सिट्रिक अम्ल, कौन सा, सिट्रिक अम्ल होता है, सिट्रिक एसिड होते हैं, मैलिक एसिड है, ठीक है, मैलिक एसिड। और सिट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है, नींबू, जो नींबू, संतरा या सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उसमें पाया जाता है, नींबू में प्रेजेंट होता है, और संतरा में पाया जाता है, नींबू संतरा में पाया जाता है। लैक्टिक मैलिक एसिड सेब में पाया जाता है। और ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, कौन सा, ऑक्जेलिक एसिड, जो ऑक्जेलिक होता है, ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वो किसमें पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल किसमें होता है, फॉर्मिक अम्ल जो होता है वो चींटी के डंक में होता है, चींटी के डंक में होता है ना, आंट स्टिंग में पाया जाता है। मैथनोइक एसिड, मैथनोइक अम्ल जो होता है वो दोस्तों किसमें होता है, मैथनोइक अम्ल किसमें होता है, मैथनोइक अम्ल पाया जाता है मधुमक्खी के किसमें, डंक में, मधुमक्खी के डंक में प्रेजेंट होता है, ठीक है, मधुमक्खी के। तो ये सारे एसिड से क्वेश्चन। क्षार जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। और वो क्या करते हैं, क्षार एक्चुअली में जो लाल लिटमस पेपर होता है ना, जो सॉल्यूशन, हाँ रेड लिटमस पेपर, जो रेड लिटमस पेपर होता है, क्षार एक्चुअली में जो हमारा लाल लिटमस पेपर होता है उसको नीले में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं, नीले में बदल देते हैं। लाल लिटमस पेपर को किसमें बदल देते हैं, नीले में। जस्ट इसके अपोजिट काम करते हैं हमारे अम्ल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया। पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन हमारा यही जो आज पूछा गया था, लैक्टिक अम्ल पे पूछा गया था, ये दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यानी कि लार्जेस्ट ग्लैंड पूछ ली गई इस बार की, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी भाई, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका आंसर तो आएगा यकृत। कौन सा, यकृत, यानी कि लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। इसका वेट भी पूछा गया आपसे, इसका भार कितना होता है। तो इसका भार कल जो आपका थर्ड शिफ्ट हुआ था जीडी का, उसमें इसका भार पूछा गया था, तो आप बता दो। और भार किसमें था, ग्राम में था भार इसका, लगभग 1.5 से 2 kg के बीच में होता है। तो बताओ ग्राम नहीं बता दोगे, ग्राम कितना आएगा, 1500 से 2000 ग्राम, 2000 ग्राम। तो ग्राम में पूछेगा तो ग्राम में बता देना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में और देखो क्या क्या इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये और क्या पूछ सकते हैं, जो हमारे यकृत जो होता है वो क्या सिक्रीट करता है, वो पित्त रस निकालता है। क्या निकालता है, पित्त रस निकालता है। पित्त रस का मतलब होता है बाइल जूस। कौन सा, बाइल जूस का सिक्रीशन करता है, यानी पित्त रस का निर्माण करता है। और ये पित्त रस किसमें इकट्ठा होता है, ये इकट्ठा किसमें होता है, इकट्ठा होता है ये पित्राशय में, ये पित्राशय में इकट्ठा होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर, इसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के अंदर पाया जाता है, यानी इकट्ठा रहता है, उसके अंदर
निकलता नहीं है, निकलता तो लीवर से है, लेकिन इकट्ठा कहाँ रहता है, गॉल ब्लैडर के अंदर। और ये किसके, वसा के पाचन में, जो पित्त रस होता है, ये जो बाइल जूस है, पित्त रस है, ये क्या करता है, वसा के पाचन में, वसा के पाचन में सहायता करता है, वसा के पाचन में सहायता करता है, यानी कि एक्चुअली ये इमल्सिफिकेशन करता है, सहायता करता है। और इससे क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, एक आपसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिरोसिस। सिरोसिस नामक बीमारी किसको प्रभावित करती है, आप कहोगे सर यकृत को प्रभावित करती है, और ये ज्यादा अल्कोहल पीने से होती है, ज्यादा मतलब जो अल्कोहल पीते हैं, ज्यादा अल्कोहल पीने से हमारा यकृत खराब होता है। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछ सकते हैं जो पीलिया रोग है, कौन सा, पीलिया रोग। पीलिया रोग मुख्यतः किसको, यानी जो जॉन्डिस होता है वो हमारे मुख्यतः यकृत को प्रभावित करता है, यकृत पे इफेक्ट डालता है, यकृत को प्रभावित करता है। इसके बाद और क्या पूछ सकते हैं कि जो हमारी, एक मिनट, हाँ ये क्रेब्स है, इसमें और पूछा जा सकता है कि जो, हाँ ठीक है, तो सिरोसिस बीमारी यकृत, हाँ इसमें सबसे मैक्सिमम रीजनरेशन पावर पाई जाती है, पुनर्विदन की क्षमता जो होती है, सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर किसमें पाई जाती है, आपके यकृत में पाई जाती है। यकृत से क्वेश्चंस ये सारे बनते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यकृत से पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज पूछा गया था क्या था भाई, पढ़ो जल्दी से, इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस किससे संबंधित है, देखिए वायरस जो, देखो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे होगा शायद, इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, ठीक है, हाँ क्वेश्चन कुछ इन्फ्लुएंजा वायरस से आया था, बच्चों ने ये मैसेज किया था सर, इस इन्फ्लुएंजा वायरस से संबंधित था। इन्फ्लुएंजा वायरस किस अंग को प्रभावित करता, पहले देख लो, तो वायरस जो होता है ये फेफड़ों को प्रभावित करता है आपके, ठीक है, हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। और क्या करता है, एक्चुअली इससे फ्लू, जो फ्लू होता है ना, फ्लू नाम की बीमारी होती है, ठीक है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस। आ रही बात समझ में, वायरस से और कौन कौन से रोग होते हैं, जल्दी से अपनी कॉपी में लिख लो क्योंकि पूछे जा सकते हैं, वायरस से होने वाले रोग। तो पहला लिख लो, वायरस से और कौन कौन से रोग होते हैं, एड्स, AIDS, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, गलसुआ, इसको बोलते हैं मम्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मम्स रोग होता है। इसके बाद अगर पूछा जाए तो रेबीज भी होता है, रेबीज किससे होता है, रेबीज भी किससे होता है भाई, रेबीज हमारा वायरस से होता है। इसके बाद अगर आपसे पूछते हैं डेंगू किससे होता है, तो डेंगू भी एक वायरस से होता है, डेंगू, ठीक है, डेंगू भी वायरस से होता है। इसके बाद अगर आपसे पूछे जाए चिकन पॉक्स, चेचक, जो चेचक है, चेचक किससे होता है, इसको चिकन पॉक्स कहते हैं, वो किससे होता है आपका, तो चेचक भी आपका इसी से होता है, यानी वायरस के थ्रू होता है। एक है हमारा, देखिए रेबीज जो होता है इसी को हाइड्रोफोबिया कहते हैं, हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है पानी से डर लगना, पानी से क्या लगना, डर लगना। तो एड्स, गलसुआ, रेबीज, चेचक और डेंगू, चेचक ये सारे, और पोलियो भी किससे होता है, वायरस से होता है, पोलियो किससे होता है भाई, वायरस से, पोलियो रोग किससे हो रहा है भाई, वायरस से हो रहा है। तो याद रखना, ये सारे डिजीज आपको याद रखने, पूछे जा सकते हैं। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, मैं लिख देता हूं, इसका एड्स का पूरा नाम क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये किसको प्रभावित करता है, ये जो ये है ना हमारे एड्स है, एड्स हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है, यानी कि इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है, इम्यून सिस्टम को क्या करता है, प्रभावित करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली, इसको बोलते हैं प्रतिरक्षा प्रणाली, प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या करेगा, प्रभावित करेगा।
ये इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। बात समझ आ रही है ना सभी को? अगर आ रही है बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी, नेम द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? तो लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड की बात करेंगे, यहां पर बात करेंगे लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, इसका आंसर तो आएगा थायराइड। कौन सी आएगा? थायराइड। और कौन कौन से क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं हम सभी क्वेश्चंस देख लेंगे। इसका आंसर क्या आएगा? थायराइड। क्या आएगा इसका? इसका आंसर भाई आएगा आपका थायराइड ग्लैंड। ठीक है, इसका आंसर लिखेंगे, इसका आंसर थायराइड, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, कौन सी? थायराइड ग्लैंड, यानी कि थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है ना वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथियां, अब देखो ग्रंथियों को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ग्रंथियों को हम क्या कर सकते हैं? 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से भागों में? एक तो होती है अंतःस्रावी ग्रंथि। कौन सी? अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियां ये कौन कौन सी होती? अंतःस्रावी ग्रंथियों को हम डक्टलेस कहते हैं। डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है। डक्टलेस ग्लैंड का मतलब नलिका विहीन। नलिका विहीन, नलिका विहीन का मतलब इनमें नलिकाएं अनुपस्थित होती हैं, डक्ट्स नहीं पाई जाती हैं। और जब डक्ट्स नहीं पाई जाएंगी तो इनका जो सिक्रेशन होगा वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाएगा, यानी हार्मोन्स वगैरह डायरेक्ट ब्लड में जाएगा। इनके उदाहरण पूछ सकते हैं, एग्जांपल्स पूछ सकते हैं, कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं जो डक्टलेस होती हैं। तो सबसे पहले आपका आएगा पीयूष ग्रंथि। कौन सी? पीयूष, जो पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्लैंड है जो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, इसको हम बोलते हैं प्यूटिटरी, प्यूटिटरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं? प्यूटिटरी ग्लैंड। ठीक है, प्यूटिटरी ग्लैंड हमारी कैसे होती है? अंतःस्रावी होती है। एक मिनट, इसका मैं फिगर भी दिखा देता हूं, मेरे पास शायद इसका फिगर है, और तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी हमारी ये ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, देखो मैं सारी चीजें लेके चल रहा हूं जिसमें आपको आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए और वो क्वेश्चंस गलत ना हो। ठीक है, तो कोशिश तो पूरी वही है कि आपको एकदम से तैयार करके भेजा जाए। ठीक है, चलो इसकी मैं एक बार देख लेता हूं, इसका फिगर शायद मेरे पास होगा। वन मिनट, देखो इंडोक्राइन ग्लैंड, देखो क्योंकि ग्लैंड पे ज्यादातर आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लगभग ग्लैंड्स पे सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसीलिए आप ना इनको एकदम से तैयार करके जाओ, अच्छे से तैयार करके जाओ, क्योंकि आप गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आने वाले एग्जाम्स में गलत नहीं होना चाहिए, और गलत हो गया तो फिर फायदा क्या पढ़ने का। ठीक है, क्वेश्चंस नहीं गलत होना चाहिए, इसमें एक एक क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा और क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो ये हमारी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, दिख रहा है? कुछ कुछ दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, जो दिख रहा है उसको देखो। देखो यहां पर हमारे इसमें पाई जा रही है, यहां पर लिखा हुआ है आपका हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है ना, ये कैसी ग्लैंड है? हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है ये भाई कैसी ग्लैंड है आपकी? ये आपकी अंतःस्रावी। फिर प्यूटिटरी ग्लैंड है, प्यूटिटरी ग्लैंड भी होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इसके बाद पीनियल ग्रंथि भी अंतःस्रावी है। थायराइड ग्रंथ और पैराथायराइड ये भी अंतःस्रावी है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी होती है जल्दी से? एक तो हाइपोथैलेमस, कौन कौन सी? हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, फिर पीयूष, पीयूष ग्रंथि, इसको हम प्यूटिटरी ग्लैंड कहते हैं। थायराइड, थायराइड, पैराथायराइड, थायराइड। ठीक है, फिर आपकी एड्रिनल,
एड्रिनल, ठीक है। और फिर आपकी वृषण, वृषण किस में पाए जाते हैं, नर में होते हैं। मेल्स के अंदर वृषण पाए जाते हैं जिनको टेस्टिस कहते हैं, और फीमेल्स के अंदर क्या होती है, ओवरी होती हैं, अंडाशय। अंडाशय, ओवरी, ये किस में पाया जाता है, मादा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है भाई, मादा में। तो आपके हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, वृषण, वृषण किसमें होते हैं, वृषण एक्चुअली में पाए जाते हैं मेल्स के अंदर, और अंडाशय, अंडाशय किसमें होते हैं, फीमेल्स के अंदर। सारी की सारी आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, एक ना एक पूछिए, और जिसमें से यहां से एग्जामिनर लगातार क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताइए वृषण कैसी, वृषण जो है स्पर्म का फॉर्मेशन कहां होता है, वृषण में वृषण के अंदर होता है, टेस्टिस के अंदर होता है, और अंडाशय के अंदर ओवा का फॉर्मेशन, यानी ओवा का फॉर्मेशन होता है। अंडाशय के अंदर किसका, ओवा का फॉर्मेशन होता है। ये बातें समझ आ रही है सभी को। चलो आगे देखते हैं। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि हैं, और बहिर्स्रावी जो ग्रंथि होती हैं जिसको हम एक्सोक्राइन, जो बहिर्स्रावी ग्रंथियां होती हैं जिनको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, उसमें नलिकाएं उपस्थित होती हैं। नलिकाएं क्या होती हैं, पाई जाती हैं, इनमें नलिकाएं पाई जाती हैं। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपने पूछा गया है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट, केंद्रक की खोज किसने की थी। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लेना, ये इस तरीके की खोजें आपसे पूछी जा रही हैं। और भी डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, तो इसकी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी डिस्कवरी की थी, रॉबर्ट ब्राउन। कई बच्चों ने रॉबर्ट हुक लगा दिया होगा, और पक्का है ऑप्शंस में रॉबर्ट हुक दिया होगा क्योंकि एक जैसे मिलते जुलते हैं। तो रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी डिस्कवरी की थी। इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका यानी डिस्कवरी ऑफ सेल, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। हुक ने 1665 में की थी। कब की थी, 1665 में की थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए भाई कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी किसने दी थी, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो एक थे सेल्डेन एवं स्वॉन ने, सेल्डेन एवं स्वॉन ने कोशिका सिद्धांत दिया था। और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का जो द्विकुंडलित मॉडल है, कुंडलित प्रारूप है यानी डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, वो किसने दिया था, वाटसन एवं क्रिक ने, वाटसन एवं क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। क्या दिया था, द्विकुंडलित मॉडल दिया था। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि लाइसोसोम, जो लाइसोसोम जिसको हम लाइसोसोम को क्या एक्चुअली बोलते, लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैला। तो लाइसोसोम जो लाइसोसोम होती है इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो डी डुबे साहब ने की थी, डी डुबे ने की थी। आ रही समझ में। और राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम की डिस्कवरी यानी कि राइबोसोम की खोज किसने की थी, राइबोसोम की खोज की थी पायलेड ने। किसने की थी, पायलेड ने की थी। इसको हम पायलेट पार्टिकल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पायलेट पार्टिकल्स भी कहते हैं। तो मेरी बात समझना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। 100% कुछ ना कुछ इसमें से पूछा जाएगा। और अभी जो मेरा मन कह रहा है, मेरा दिल कह रहा है, वो क्या पूछा जा सकता है आपसे कि भाई कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। आपको याद रखना है सेल्डन और स्वॉन ने। डीएनए कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज पूछा गया था, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, हु डिस्कवर ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप की खोज की थी कोललैंड स्टीनर ने। अरे किसने की थी भाई, कोललैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। इसका आंसर आएगा कोललैंड स्टीनर, कोललैंड स्टीनर। ठीक है, कोललैंड स्टीनर ने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में बताया था। कोललैंड स्टीनर ने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में बताया। इनके अनुसार 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, और ब्लड ग्रुप से और क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, इनके अनुसार कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। कौन कौन से, ए, बी,
ए बी और ओ, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ किसके बेसिस पे डिसाइड किया था? एंटीजन के बेसिस पे, प्रतिजन के बेसिस पे। जैसा प्रतिजन उसके आरबीसी के सरफेस पे पाया जाएगा वैसा उसका ब्लड ग्रुप होगा। अगर एंटीजन ए होगा तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी होगा तो ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन दोनों होंगे ए बी होंगे तो ब्लड ग्रुप ए बी, और कोई एंटीजन नहीं तो ब्लड ग्रुप ओ। तो ये किसके बेसिस पे? एक्चुअली में प्रतिजन के बेसिस पे, एंटीजन के बेसिस पे डिसाइड किया था। किसके बेसिस पे? एंटीजन के बेसिस पे। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब उसके आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए पाया जाएगा और इसके खिलाफ जो बनती है उसे प्रतिरक्षी कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं, एंटीबॉडीज कहते हैं। एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का काम करती है, हमारे शरीर में रोगों के खिलाफ लड़ने में सहायता करती है। ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए, और एंटीबॉडी स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। लेकिन एंटीबॉडी क्या? एंटी ए पाई जाती है। एंटी ए का मतलब हम बी लिख दें, एंटी ए का मतलब हम यहां पर बी लिख, इसके अपोजिट बनती है। अच्छा, ब्लड ग्रुप अगर बी होगा तो उसमें प्रतिजन जो पाया जाएगा वो बी होगा और इसका प्रतिरक्षी ए होगा। क्या होगा? प्रतिरक्षी ए होगा। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो इस पर एंटीजन ए बी यानी कि दोनों प्रेजेंट होंगे। क्या होगा? दोनों पाए जाएंगे, लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं पाया जाएगा। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस ब्लड ग्रुप के ऊपर कोई भी प्रतिरक्षी उपस्थित नहीं होता है, कोई भी प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? आंसर क्या आएगा? ए बी। ए बी के ऊपर कोई भी एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होती है। अगर ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो ओ पर कोई एंटीजन नहीं होता है और एंटीबॉडी दोनों पाई जाती हैं। ये तो बात हुई आपके ब्लड ग्रुप की जो कॉल लैंड स्टीनर ने दिया था। काम की बात समझ लेते हैं, आ जाओ, ठीक है। देखिए, ओ को हम कहते हैं सार्वदाता, सार्वदाता रक्त समूह, रक्त समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्वदाता रक्त समूह। अगर ऑप्शन में आपका ओ दे रखा है और ओ निगेटिव दे रखा है तो गुरुजी आप किस पे लगा के आओगे? ओ निगेटिव पे लगा के आओगे, ओ निगेटिव पर आप लगा के आओगे, क्योंकि अगर दोनों दे रखे हैं तो, और अगर आपके ऑप्शन में सिर्फ ओ दे रखा है, ओ निगेटिव नहीं दिया हुआ, तो आप क्या लगाओगे? ओ, सिर्फ ओ। ओ क्या है? सर्वदाता, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल क्या? डोनर, यूनिवर्सल डोनर, जो सबको ब्लड ग्रुप दे सकता है। क्या कर सकता है? दे सकता है। तो ओ हमारा ब्लड ग्रुप, क्यों? क्योंकि इस पर कोई एंटीजन नहीं है, ठीक है। और जो हमारा ए बी होता है, ए बी को बोलते हैं सार्वग्राही। क्या बोलते हैं? सार्वग्राही रुधिर समूह यानी रक्त समूह कहा जाता है, सार्वग्राही कहा जाता है। सार्वग्राही का मतलब होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। क्या होता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर, एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है ए बी। ए बी या ए बी पॉजिटिव, तो अगर ए बी पॉजिटिव है तो आप ए बी पॉजिटिव लगाओगे, नहीं तो ए बी आपको लगाना है। आ रही बात समझ में? ये सारे हमारे ब्लड ग्रुप। एक आपसे और क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिस्कवरी पे कि बताइए जो आर एच फैक्टर है, आर एच फैक्टर, आर एच फैक्टर जो होता है, आर एच फैक्टर की खोज किसने की थी? तो आपका आंसर आना चाहिए कॉल लैंड स्टीनर एवं वीनर ने। कौन से? कॉल लैंड, लिख लो जल्दी से इसको, कॉल लैंड, लैंड स्टीनर एवं वीनर, एवं वीनर ने, कॉल लैंड स्टीनर एवं वीनर ने क्या किया था? आर एच फैक्टर की खोज किया था। और किसमें? एक बंदर था, रीसस बंदर में। किसमें? रीसस बंदर के अंदर। किस बंदर के अंदर? रीसस बंदर के अंदर। आ रही बात समझ में? ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपके एग्जाम में पक्का पूछी जा सकती हैं और आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी हुई चीजें हैं। तो इन चीजों को आप पढ़ के जाइए, आपका 100% क्वेश्चन फंसेंगे और 100% आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मिशन इंद्रधनुष योजना का संबंध किसने है? टीकाकरण। किसमें? बच्चों के टीकाकरण, टीकाकरण। ये गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई योजनाएं होती हैं
ठीक है, तो योजनाओं से भी क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, योजनाओं से भी पढ़ के जाना है। तो मिशन इंद्रधनुष का मतलब है टीकाकरण, वैक्सीनेशन से संबंधित है। किससे संबंधित है? वैक्सीनेशन से। तो बता दो जल्दी से कि जो टाइफाइड होता है, ये इंपॉर्टेंट है, टाइफाइड में कौन सी वैक्सीन देते हैं? ठीक है, तो टाइफाइड में जल्दी से बता दो कौन सी वैक्सीन दी जाती है? टाइफाइड में बिडाल टेस्ट करते हैं, बिडाल। कौन सा टेस्ट करते हैं? एक मिनट, बिडाल टेस्ट करते हैं। वैक्सीन, एक मिनट, वैक्सीन नहीं, इसमें हम टेस्ट की बात करें। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया कि टाइफाइड में कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो अगर टेस्ट पूछा जाए, इसका टेस्ट पूछा जाए, इसमें टेस्ट कौन से करते हैं? बिडाल। कौन सा? बिडाल। कौन सा टेस्ट करते हैं? बिडाल। और एड्स का टेस्ट कौन सा है? एड्स का टेस्ट कौन सा है? तो एलिसा, एलिसा टेस्ट, एलिसा टेस्ट होता है। एलिसा टेस्ट कौन सा है आपका? ये आपका एड्स में किया जाता है। और विडाल किस में करते हैं आपका? विडाल किस में करते हैं? विडाल आपका टाइफाइड में किया जाता है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है और पढ़ो जल्दी से। कह रहा है कि अरिंथोलॉजी, अरिंथोलॉजी में किसका अध्ययन? ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है और ये बच्चों ने मैसेज किया है कि अरिंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ओरिंथोलॉजी, ओरिंथोलॉजी, ओरिंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है भाई? हम इसमें बर्ड्स का करते हैं। किसका करते हैं? बर्ड्स का, यानी कि पक्षियों का अध्ययन करते हैं, पक्षियों का अध्ययन करते हैं, बर्ड्स का। डॉक्टर सलीम अली को बर्ड्स मतलब बर्ड्स मैन कहा जाता है ना, क्योंकि वो पक्षियों से ज्यादा प्यार करते, बर्ड्स से ज्यादा प्यार करते थे, इसीलिए उनको बर्ड्स मैन कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी एक तो होता ऑस्ट्रियोलॉजी, ऑस्ट्रियोलॉजी किसका होता है? अस्थियों का होता है। तो ये वर्ड एक जैसे हैं, अस्थियों का, अस्थियों का अध्ययन किसका होता है? अस्थियों का अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ बोन्स होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी किसका है? तो ये हमारा होता है रुधिर का अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ ब्लड, रुधिर का अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ ब्लड होती है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि पोमोलॉजी, पोमोलॉजी किसका होता है? पोमोलॉजी किसका होता है? तो ये होता है फलों का अध्ययन, सॉरी, हाँ, फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन, अध्ययन। ठीक है, फलों का अध्ययन। और क्या पूछा जा सकता है? और पूछ सकते हैं आपसे कि जो आपका फाइकोलॉजी है, क्या भाई? फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी होता है। फाइकोलॉजी में किसका? हम फाइकोलॉजी में एल्गी का करते हैं, यानी कि शैवालों का, एल्गी की स्टडी करते हैं, शैवालों का अध्ययन किया जाता है, इसमें हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ एल्गी। और एक होता हमारा माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? इसमें हम कवकों का अध्ययन करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं? कवकों का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ फंगी, स्टडी ऑफ फंगी हम किसका में? माइकोलॉजी में स्टडी ऑफ फंगी करते हैं। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। सेरीकल्चर रेशम कीट से संबंधित है, एपीकल्चर आपका मधुमक्खी पालन से संबंधित है, फिशरीज मछलियों के पालन यानी मत्स्य पालन से संबंधित है। ठीक है, आ जाओ। एलईडी का पूरा नाम लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी हो गया, सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया, इनके आप फुल फॉर्म याद करके जाइए, पूछे जाते हैं। तो एलईडी का लाइट इमिटिंग डायोड, डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। सीएनजी का क्या होता है? सीएनजी का कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। और एलपीजी का होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इस तरीके से फुल फॉर्म भी कुछ आपसे पूछे जा सकते हैं। तो लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया था आपसे, भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है? देखिए, अगर भूकंप की तीव्रता पूछते हैं तो रिएक्टर स्केल पे मेजर करते हैं। किस पर करते हैं? रिएक्टर स्केल पे,
है ना, रिएक्टर। और किससे मापते हैं, सिस्मोग्राफ से मेजर करते हैं। ठीक है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे सिस्मोग्राफ से हम ये मेजर करते हैं, भूकंप मेजर करते हैं। आगे पूछा जाता है आपका फायदोमीटर। फायदोमीटर क्या पूछ सकते हैं कि फायदोमीटर, जो फायदोमीटर है, फायदोमीटर इससे क्या मापते हैं, समुद्री गहराई मापते हैं। क्या मेजर करते हैं, समुद्री गहराई, समुद्र की गहराई मेजर करते हैं, समुद्री गहराई, गहराई मेजर करते हैं, यानी डेप्थ ऑफ सी मेजर करते हैं, है ना। अगर आपसे एनीमोमीटर पूछा जाए, एनीमोमीटर, तो एनीमोमीटर से क्या मापते हैं, हवाओं की, यानी कि जो विंड होती है, हवाओं की गति, या हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ विंड। ठीक है, इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर तो अभी अभी मैंने बताया था, लैक्टोमीटर से क्या मेजर करते हैं, दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता मेजर की जाती है, यानी प्यूरिटी ऑफ मिल्क मेजर करते हैं। इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर से क्या मेरे दोस्तों मेजर करते हैं, स्पीडोमीटर से वाहनों की गति, क्या मेजर करते हैं, वाहनों की गति मेजर करते हैं कि कितनी तेज वाहन चल रहा है, वाहनों की गति मेजर करते हैं, बाइक्स वगैरह में होता है। और एक हमारा होता है ओडोमीटर, ओडोमीटर से क्या मेजर करते हैं, वाहनों की दूरी, यानी डिस्टेंस इन व्हीकल्स मेजर करते हैं, डिस्टेंस इन व्हीकल्स मेजर किया जाता है। आ रही बात समझ में, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आपसे पूछी जा सकती हैं, क्लियर कट याद करके जाइए, 100% सफलता मिलेगी, गारंटी है। लेकिन हाँ, पढ़ना पड़ेगा आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला है मुकुलन विधि किसमें पाया जाता है, यानी जो बडिंग होता है, बडिंग किसमें पाया जाता है, मुकुलन विधि किसमें होती है, तो ये नोटिस की जाती है आपका हाइड्रा या फिर ईस्ट के अंदर। और ईस्ट फर्मेंटेशन करता है, एल्कोहल बनाने में हेल्प करता है। जो अनॉक्सी, जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, उसमें ये, तो इसमें बडिंग और ईस्ट, मतलब बडिंग किसमें देखी जाती है, हाइड्रा और ईस्ट में। ये जो होता है अलैंगिक जनन का एक प्रक्रिया, अलैंगिक विधि है, अलैंगिक क्या लिख रहा हूं, अलैंगिक यानी एसेक्सुअल, लिखो अलैंगिक, अलैंगिक जनन की क्या है, ये विधि है, ये अलैंगिक जनन की विधि होती है, यानी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अमीबा में कैसा होता है, अमीबा में जो जनन की विधि होती है वो कैसा होता है, तो अमीबा में होती है आपकी, अमीबा के अंदर पाई जाती है द्विखंडन विधि, बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, बाइनरी फ्यूजन पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको देख के जानी है। अमीबा कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है, और ये, ठीक है, ये एक कोशिकीय जीव है, एक प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, और इसके बच्चों ने ऑप्शन भी मैसेज किए हैं, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। सबसे कम मात्रा में क्या पाया जाता है, मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, जो ट्रेस अमाउंट में पाया जाता है, कम मात्रा में पाया जाता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये तीनों के तीनों तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। माइक्रो का मतलब बृहदपोषी होते हैं, जो हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। लेकिन जो विटामिन होती हैं वो ट्रेस मात्रा में चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर तो ए आएगा, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आएगा, ए। क्यों, क्योंकि भाई विटामिन तो ट्रेस मात्रा में चाहिए, और ये जो बृहदपोषी होती, और ये कैसे होती हैं, लघुपोषी होती हैं, सूक्ष्मपोषी होती हैं, कम मात्रा में चाहिए, हमें रोगों के खिलाफ लड़ने में सहायता करती हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, और विटामिन के नाम याद करके जाना, पूछे जा रहे हैं। जैसे कि विटामिन ए का रेटिनॉल, क्या होता है, रेटिनॉल, 1 मिनट में जल्दी से रिवाइज करेंगे। बी का थायमीन होता है, और सी का, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, और डी का कैल्सीफेरॉल, ठीक है, डी का कैल्सीफेरॉल, और ई का क्या होता है भाई, टोकोफेरॉल।
टोकोफेरॉल। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये सारे आपके, और के का भी लिख लो, फिल्लोक्विनोन, फिल्लोक्विनोन, आ रही बात समझ में? तो ये सारे आपका विटामिन ए का रेटिनॉल रतौंधी रोग होता है, बी से वेरी वेरी होता है, सी से स्कर्वी रोग होता है, स्कॉर्बिक अम्ल इसका नाम है, कि विटामिन डी से रिकेट्स होता है, ई से जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं यानी सेक्सुअल ग्लैंड्स होते हैं, बांझपन, एक्चुअली बांझपन उससे होता है, और के से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, ब्लड का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया था, कौन सा स्वाद में कड़वा हुआ साबुन जैसा चिकना होता है? और तो ये जो हमारे स्वाद में कड़वे होते हैं वो होते हैं क्षार, जिनको हम कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। बेस स्वाद में कड़वे होते हैं और साबुन जैसे चिकने होते हैं। अब कुछ बेस हैं, जैसे कुछ स्ट्रॉन्ग बेस हम कह लेते हैं, कौन कौन से, जैसे NaOH है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन आबुन बनाने में इसका यूज करते हैं, हाइड्रोक्साइड। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे हमारे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीओपी का सूत्र पूछ लिया, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पीओपी? तो पीओपी का होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O। तो जल्दी से आपसे जिप्सम का भी पूछा जा सकता है। क्या? जिप्सम का भी पूछा जा सकता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो, जिप्सम का क्या होता है? जल्दी से बताओ इसका, जिप्सम का क्या होता है भाई? ये जिप्सम का क्या होता है? ये होता है CaSO4 डॉट 2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये होता है हमारा जिप्सम का। और क्या? एक नाइट्रस ऑक्साइड, हास्य गैस, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हास्य गैस N2O, नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है भाई? नाइट्रस ऑक्साइड, ये दोस्तों होता है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो नाइट्रस ऑक्साइड किसका होता है? लाफिंग गैस का होता है, हास्य गैस का होता है। और एक है बेकिंग सोडा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और धामन सोडा भी, बेकिंग सोडा और धामन सोडा दोनों का फार्मूला इंपॉर्टेंट है। इसका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका होता है Na2CO3.10H2O, सोडियम, ये इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। तो ये इसका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हमारा है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये जो होता है हमारा सोडियम कार्बोनेट, ये होता है सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट। अरे बात समझ में? तो ये सारी चीजें आपको याद करके जाना है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है किसमें? अब देखिए, अगर दर्पण पूछा गया होगा, यहाँ पे अगर दर्पण पूछा गया होगा, दर्पण के रिस्पेक्ट में, तो कौन सा दर्पण है जिसमें वास्तविक? तो इसका है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में ऐसा होता है, इसको हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। हालांकि इसमें पोजीशन पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें आभासी और सीधा भी बनता है। अच्छा, अगर लेंस के रिस्पेक्ट में पूछा जाए कि किसमें वास्तविक, तो इसका आ जाएगा उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस आ जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस के रिस्पेक्ट में। तो आप देख लीजिए किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया था। अगर दर्पण ऑप्शंस में दे रखेंगे तो आप लगाओगे क्या? अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो आज के इतने ही है हमारे, यही क्वेश्चंस हैं हमारे जो हमें क्वेश्चंस मिले थे। नेक्स्ट उसमें अगर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो आप, ठीक है। और जो क्वेश्चंस हम फिर यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे।
ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतने रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे और अच्छे शिफ्ट में जो शिफ्ट के आए हुए क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपका एग्जाम अच्छा जाएगा और अच्छा ही होगा एग्जाम, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल करके, थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट करके चीजों को एक बार समराइज कर लो, चीजों को याद कर लो, है ना, और एग्जाम आप अच्छे से करके आओ। और इसी के साथ हम आपको बेस्ट विशेस देते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।